Again, I welcome all of you, and I request our today's speaker, Nidhi Mudra Madam, to start the session. Thank you, Madam. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, good morning to sir, to all the faculty members and all the participants. So हम लोग ये 3 दिन की वर्कशॉप में आज लास्ट डे पे पहुंच गए हैं। पहले दिन हमने देखा कि बिजनेस मॉडल के अपन ने 5 स्टेप में डिवाइड किया था। पहला था आइडिएशन, जिसमें हमने आइडियाज के बारे में सोचा था, अलग अलग टाइप के आइडियाज के बारे में सोचा था। सेकेंड स्टेप था इवैल्यूएशन, जिसमें कौन सी आइडिया अच्छी है, कौन सी खराब है, ताकि शुरू में ही हम अच्छी आइडियाज को समझ ले, ताकि आगे जाके हमारा जो बहुत मेहनत डाल दी, बहुत पैसा डाल दिया, बहुत टाइम डाल दिया और फिर बाद में जाके प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं करना पड़े। वो रीजन था कि हमने सोचा कि आइडिएशन और इवैल्यूएशन स्टेज में बहुत ज्यादा हमें टाइम देना है, काफी स्क्रूटिनाइज करना है, काफी डिटेल में जाके हमें उसके बारे में पढ़ाई करनी है। थर्ड स्टेप जो हमने कल देखी वो था बिजनेस प्लान प्रिपरेशन। इसके 2 कारण थे, एक तो खुद के लिए उसको अच्छे से डिटेल आउट करने के लिए, प्लान को एकदम महीन तरीके से समझने के लिए, उसको वर्कआउट करने के लिए, उसको चॉकआउट करने के लिए। एंड दूसरा रीजन ये था कि इसके कारण हमें लोन मिल सकता है। हमारे जो फाइनेंशियल नीड्स है, जो हम कैपिटल रेज करना चाहते हैं, वो पर्पस के हिसाब से भी बिजनेस प्लान हमारे बहुत काम आएगा, जिसमें हमने कॉस्ट और प्राइसिंग देखा, हमने ब्रेक इवन एनालिसिस भी देखा कि किस हिसाब से हमें हमारे प्रॉफिट के बारे में देखना और सोचना चाहिए। एक चीज जो कल के प्लान में रह गई थी वो थी मार्केटिंग, जो आज हम पहले कवर करेंगे। तो मार्केटिंग, जैसे कल सर ने भी पूछा था कि सेल्स और मार्केटिंग में क्या फर्क है, तो वही मैंने बताया था, मार्केटिंग इज मेकिंग योर कस्टमर अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि आप क्या सर्विस ऑफर कर रहे हो, क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, उसके क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट्स है, क्यों सामने वाले को वो चीज लेनी चाहिए। सो उसी से स्टार्ट करते हुए, इज दिस मार्केटिंग। सो ये एक छोटा सा एक जोक जैसा जो मुझे ऑनलाइन दिखा, जो मुझे काफी रेलेवेंट लगता है, क्योंकि आप देखो तो आदमी शांति से बैठा है, उसकी कांच की विंडो में से एक जोर से किसी ने पत्थर फेंका, कांच फूट गया और उस पत्थर पे लिखा है नीड विंडो रिपेयर, कॉल दिस नंबर। So is this marketing? Yes, it is marketing. Is it effective? कोई आपकी कांच की विंडो फोड़ने के बाद क्या आप उसको कुछ काम दोगे? No. So this is how things are. This is how एक चुटकुले के माध्यम से मैं बस आप लोग को यही चीज बताना चाहती हूँ। So moving forward, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, जो हम लोग कल भी और परसों के दिन भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे, आज इस चीज को हम लोग डिटेल में कवर करते हैं। कि अगर मैं कहूँ कि एक छोटा, एक कॉमन बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हो आप, टू स्टार्ट विथ मैं कहूंगी कि ये 4 टाइप ऑफ मार्केटिंग पे आप ज्यादा फोकस करें। पहला है मास मीडिया, सो न्यूज़पेपर, रेडियो। ऑफ कोर्स ये थोड़ा ज्यादा बजट इसमें रिक्वायर्ड होगा, बट इसके कारण आपका जो रीच है बहुत ज्यादा है। तो आपके पूरे शहर में, आपके पूरे गांव में आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। न्यूज़पेपर में वो एड देके या रेडियो पे एक वो 10 सेकंड का, 30 सेकंड का स्पॉट खरीद के, क्योंकि बहुत सारे लोगों को एट वन टाइम आप इसमें अपना प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कम्युनिकेट कर सकते हो। सेकेंड चीज जो है वो है सोशल मीडिया। आजकल आई थिंक ऑलमोस्ट हम सभी लोग सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है। फेसबुक, इंस्टाग्राम जिसमें मोस्ट कॉमन है। अक्रॉस द एज ग्रुप्स अगर देखा जाए तो फेसबुक पे रादर ज्यादा ओल्डर जनरेशन ज्यादा फेसबुक पे एक्टिव है एंड यंगर जनरेशन जो है ज्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव है। तो डिपेंडिंग कि आपका टारगेट ग्रुप कौन सा है, आपके कस्टमर्स कौन होने वाले, टारगेट कस्टमर्स कौन है, उस हिसाब से आप सोच सकते हो। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपको आपका डेफिनेटली एक पेज होना चाहिए। तो इवन तो आपकी अगर कोई रिटेल स्टोर है या आपका कोई एप्लीकेशन है या आपका होम बेकरी है, जो हम 2 दिन से एग्जाम्पल ले रहे हैं, हर इसमें आपका पेज ऑनलाइन प्रेजेंस होना चाहिए, बिकॉज ये एक फ्री मीडियम है आपको अपनी चीज एडवर्टाइज करने के लिए। तो फ्री मीडियम के थ्रू यानी आप अपने पोस्ट के थ्रू, रील्स बना के, वीडियोस बना के, ये सारी चीजें करके आप लोगों को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में अवेयर करा सकते हो। उसके साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम आपको ये भी ऑप्शन देता है कि आप स्पॉन्सर्ड एड्स बनाओ। तो स्पॉन्सर्ड एड्स में उन्होंने अलग अलग पैरामीटर्स दिए कि आप क्या एज ग्रुप को टैकल करना चाहते हो, कितने किलोमीटर की रेंज में टैकल करना चाहते हो।
तो वो सारे आप उसमें सिलेक्ट करके उस हिसाब से आप सोशल मीडिया को भी यूज कर सकते हो एज अ मास मार्केटिंग, एज अ मास मीडिया टू कम्युनिकेट अबाउट योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो ये ट्रेडिशनल कहलाएगा और ये जो है ये अभी न्यू एज वाला मीडियम कहलाएगा। तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन आप यूज करके एक अच्छा मतलब तगड़ा आप मार्केटिंग कैंपेन बना सकते हैं। तीसरी चीज जो है वो है अफिलिएट मार्केटिंग, जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। आई थिंक काफी स्टूडेंट्स जो है शायद उनको भी पता होगा, बिकॉज मैं देखती हूँ कि बहुत स्टूडेंट कम्युनिटी इस चीज में अपने आप को पार्टिसिपेट कराती है। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत सारे अपकमिंग बिजनेसेस यूज कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट को आप अगर अपने फॉलोअर्स में उसको प्रमोट करोगे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जैसा जो है, आप उसमें प्रमोट करोगे, तो अगर उनने आपके कोड से या आपके वेबसाइट के लिंक से मेरे प्रोडक्ट को परचेज किया या मेरे कोर्स को परचेज किया, मेरी सर्विस को परचेज किया, तो उसका एक परसेंटेज कमीशन आपको मिलेगा। तो जैसे आप देख रहे रहोगे कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बोलेंगे कि मैं मेरे फॉर एग्जांपल अगर ब्यूटी के लिए मैंने ये काजल यूज किया, मैंने ये फाउंडेशन यूज किया, ये कंसीलर यूज किया, एंड अगर आप ये प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हो स्वाइप अप, तो स्वाइप अप में जनरली उनकी एफिलिएट लिंक प्रेजेंट होती है। सो अमेजोन पे कई बार वो रीडायरेक्ट करेगी, या तो उनके खुद के कोड्स होते हैं कि आपको अगर ये चीज आप परचेज करते हो, यूज द कोड निधि 20 टू गेट अ 20% डिस्काउंट। तो अगेन ये भी अफिलिएट मार्केटिंग हो जाती है, कमीशन बेस्ड मार्केटिंग हो जाती है। तो आपका अगर प्रोडक्ट सर्विस इस हिसाब से इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आप बेच सकते हो, तो डेफिनेटली आपको प्रोमिनेंट इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढना चाहिए, उनको मैसेज के थ्रू आपका प्रपोजल रखना चाहिए कि आप अगर ये करेंगे, आप अपने कॉन्टैक्ट्स या आपका जो फॉलोअर बेस है उनको आप हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, सो देन यू गेट दिस % कमीशन या दिस इज द काइंड ऑफ मनी दैट यू कैन मेक। तो ये एक एफिलिएट मार्केटिंग कहलाता है। एंड फोर्थ जो है वर्ड ऑफ माउथ या इवेंट्स के जरिए। सो इवेंट्स यानी आपने अगर कोई जिम खोला है, जिम में आपने एक कोई सैटरडे को एक इवेंट रख दिया जहाँ पे आप लोगों को फ्री में बुला रहे हो और बोल रहे हो कि हम वी आर गोइंग टू कीप अ टॉक ऑन व्हाट इज द हेल्दी डाइट दैट शुड बी फॉलोड बाय यंगस्टर्स, या अपना प्रोटीन इनटेक वेजिटेरियंस कैसे बढ़ाएं। तो इस टाइप के अगर आप फ्री इवेंट्स रखते हो या एकदम नॉमिनल बेसिस पे चार्ज करके इवेंट्स रखोगे, तो अपने आप लोग आपके इसमें आएंगे, आके आपका जिम देखेंगे, आपकी सर्विस को एक्सपीरियंस करेंगे, एंड मे बी आपकी जिम में एनरोल कर लेंगे, अपनी मेंबरशिप करवा लेंगे। तो उस टाइप का ये जो इवेंट है। एंड अल्टीमेटली वर्ड ऑफ माउथ। सो वर्ड ऑफ माउथ यानी रेफरल। सो फॉर एग्जाम्पल आज आप लोग सब जैसे मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, आप लोग को अगर मेरी ट्रेनिंग अच्छी लगेगी तो आप आपके दूसरे फ्रेंड्स को बताओगे, जो फैकल्टी मेंबर्स है वो शायद अपने दूसरे कोलीग्स को बताएंगे, अपने प्रिंसिपल को बताएंगे, एंड बोलेंगे कि निधि मैम के हमने ट्रेनिंग अटेंड की जो बहुत अच्छी थी, एंड आई थिंक हमारे बच्चों को भी इससे फायदा होगा। सो दिस इज वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, एंड इससे तगड़ा मार्केटिंग किसी के लिए नहीं हो सकता, बिकॉज एक क्रेडिबिलिटी फैक्टर आ जाता है। एक पर्सन जो आपको नोन है, जिसपे आपको विश्वास है, जिसपे आपको पता है कि वो आपको ऐसे ही झूठी मुठी में नहीं बोलेंगे, वो अगर आपको खुद होके बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या ये सर्विस अच्छा है, एंड आई थिंक आपको ये यूज करके देखना चाहिए, सो देर इज अ वेरी हाई चांस कि सामने वाला वो प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करेगा। तो ये है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। जहां तक और जितना पॉसिबल है इसको आप यूज करेंगे। मे बी आप बोलेंगे कि अगर आपने हमारे प्रोडक्ट को अपने फ्रेंड्स को रेफर किया तो आपको आपके नेक्स्ट परचेज पे 10% ऑफ या 5% ऑफ मिलेगा। तो उस टाइप से अगेन आप रेफरल बेसिस को भी प्रमोट कर सकते हैं, इस बिहेवियर को आप प्रमोट कर सकते हो अपने कस्टमर बेस में। सो मार्केटिंग के टाइप्स यहीं पे कवर होता है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट या कुछ पूछना है? ओके ठीक है, ओके ठीक है। तो हमने मार्केटिंग करनी है ये फिक्स कर लिया, मार्केटिंग कैसे करनी है वो रास्ता भी निकाल दिया, बट मार्केटिंग में पैसा कितना डालें? आई थिंक ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमेशा हमेशा आता है कि मार्केटिंग में मैम हम लोग पैसा कितना डालें, क्योंकि
ये तो कितना भी पैसा डालो, दिस इज लाइक कि जितना घी डालोगे उतना आपके नए नए कस्टमर्स को पता चलेगा, नए नए लोगों को आपकी सर्विस के बारे में पता चलेगा। बट देयर हैज टू बी अ रेस्ट्रिक्शन। आप इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज तो स्पेंड नहीं कर सकते बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप मार्केटिंग बजट अपना डिसाइड कर सकते हो। पहला है अफोर्डेबल। ये एकदम बेसिक सिंपल है कि मैं कितना स्पेंड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा बिजनेस का मेरा टोटल लागत है 2 लाख रुपए और मुझे लगता है कि मार्केटिंग शुरू में शायद मैं ज्यादा स्पेंड करना ही नहीं चाहता, तो 10,000 से ज्यादा मुझे स्पेंड ही नहीं करना। इसके पीछे फ्रैंकली कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है, बट आपको पता है कि मैं 10,000 से ज्यादा ईयरमार्क करना नहीं चाहता बिकॉज मुझे नहीं पता मेरा बिजनेस को कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्या मिलेगा। तो आपने बोला कि 10,000 इज दी अमाउंट जो मैं स्पेंड करूंगा। तो अब पिछले स्लाइड पे जाके हम सोचेंगे कि 10,000 ही अगर हमारा बजट है, या फॉर एग्जाम्पल 5,000 ही अगर हमारा बजट है, तो हम उसको किस हिसाब से डिवाइड करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच आउट कर सके। तो मे बी आप उसके इसमें कमीशन वाले इस पे डालोगे, आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के एड्स डालोगे बिकॉज न्यूज़पेपर और रेडियो बहुत महंगा हो जाएगा, आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो ये 2 चीजों के माध्यम से आप कर सकते हो, या एक छोटा मोटा इवेंट कर लो बिकॉज इवेंट करोगे, लोगों को बुलाओगे, थोड़ा खाना पीना रखना पड़ेगा, तो वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो मे बी आप कमीशन बेसिस पे या इंस्टाग्राम फेसबुक एड्स के थ्रू आपका अफोर्डेबिलिटी को मैनेज कर सकते हो। सेकेंड चीज आती है परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो ये मैं जनरली रेकमेंड करती हूँ कि वंस आपका बिजनेस थोड़ा सेटअप हो जाए, मे बी आप ब्रेक इवन तक पहुंच गए हो या उसके बियॉन्ड आ गए हो, आफ्टर दैट आपको परसेंटेज ऑफ सेल्स के हिसाब से ही रखना चाहिए ताकि आप कॉन्स्टेंटली आपके मार्केटिंग में पैसा डाल रहे हो। कई बार ऐसे होता है कि यंग बिजनेसेस ऐसे सोचते हैं कि ओके अब लोग आना शुरू हो गए। तो फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक नया चाट का काउंटर अगर खोला है और उसको लग रहा है कि लोग अब आना शुरू हो गए और फिर मैं मार्केटिंग पे अब पैसा डालना छोड़ दूंगा, बट फिर जो लोग आए वो ही कितने बार आके आपके प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करेंगे। आपको कॉन्स्टेंटली नए नए लोगों को बताना है बिकॉज लोग एकदम फिकल माइंडेड है, वो आज आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, कल किसी और के पास चले जाएंगे। लॉयल्टी इतना इस स्टेज पे नहीं है बिकॉज लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। तो मार्केटिंग इज एन एफर्ट जहाँ पे आई थिंक आपको कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए बिकॉज दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। आपके बिजनेस के लिए ये एक इन्वेस्टमेंट है। सो वंस आपका बिजनेस थोड़ा स्टेबल हो जाए, एक परसेंटेज आप डिसाइड कर लो, 2%, 5%, जो भी आपको सही लगे, ताकि आपका पिछले महीने या पिछले साल जो भी आपका सेल हुआ है उसका एक डेफिनेट अमाउंट आप ईयर मार्क करके रख लोगे कि इस साल मुझे मेरे मार्केटिंग में इतना पैसा तो डालना ही डालना है। ओके, ये परसेंटेज ऑफ सेल्स वाला मेथड है। एंड तीसरा है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क। तो इसका अगर मुझे एग्जांपल देना है तो मैं कहूंगी कि कई बार ऐसे होता है कि आपने एक टास्क आइडेंटिफाई किया और उसकी आपको मार्केटिंग करनी। फॉर एग्जाम्पल अभी जो लोग फेसबुक इंस्टाग्राम अगर देख रहे हैं उन्हें पता है कि अभी ठंडाई का सेल बढ़ जाता है, गुलाल का सेल बढ़ जाता है, एंड वो इसी टाइम पे हो सकता है। साल भर ज्यादा ठंडाई लोग नहीं लेंगे, ये 1-2 महीना लोग लेंगे जब अब तक गर्मी है। एंड होली एक डेफिनेट सीजन है, एक ओकेजन है जब लोग ठंडाई का कंज्यूम करना शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे कि मे बी गुरुजी, हल्दीराम जो कॉमन ठंडाई बनाती है, वो लोग स्पॉन्सर्ड पोस्ट करना शुरू करते हैं। तो उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि होली के टाइम पे जब लोग खरीदना शुरू करते हैं उस वक्त उनको डिसीजन लेने से पहले मुझे मेरा प्रोडक्ट दिखाना है कि गुरुजी की ठंडाई खरीदो या हल्दीराम की आप ठंडाई खरीदो और ये बहुत ही अच्छे क्वालिटी इंग्रेडिएंट से बनी है, इससे आप रिफ्रेश हो जाओगे, आपकी बचपन की यादें ताजा हो जाएगी। तो उस टाइप की चीजें, इट इज एक ऑब्जेक्टिव था आपके दिमाग में कि होली के टाइम पे मुझे मेरा सेल्स इंक्रीज करना है, लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर कराना है एंड उनसे परचेज कराना है। तो उसके लिए मैंने एक बजट एलोकेट किया एंड शायद मैं ये 2-3 महीने ही इस एड को प्रमोट करूं और बाकी टाइम गुरुजी या हल्दीराम ठंडाई की आपको कभी एड दिखेगी भी नहीं। तो दैट इज एन ऑब्जेक्टिव एंड टास्क बेस्ड मार्केटिंग बजट को एलोकेट करना। सो मार्केटिंग बजट का इधर आ जाता है। यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन? मैडम, यस सर।
वो डायरेक्ट मार्केटिंग और इनडायरेक्ट मार्केटिंग क्या रहता है? सर कुछ एग्जाम्पल देंगे, बिकॉज जनरली ऐसे बहुत टर्म्स यूज होते हैं। अच्छा, ओके ओके मैडम, नेक्स्ट देखेंगे, हाँ आगे देखिए। हाँ, ओके ठीक है। सो इससे हमारा बिजनेस प्लान प्रिपरेशन वाली स्टेप जो थी वो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम प्रोजेक्ट फाइनलाइजेशन पे। तो हमने बिजनेस प्लान बना दिया, उसको एक ठोस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू हम लोग ने फिक्स कर दिया कि हाँ अब इस बिजनेस में घुसना है। तो आगे हम कैसे देखेंगे? Project finalization is finally finding the resources to help you execute your business plan. तो अब हमारा सारा बिजनेस जो है वो ऑन पेपर है। अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम रिसोर्सेज जुटाएंगे कि क्या क्या हमें खरीदना है, किन किन लोगों को हायर करना है, किस किस तरीके से हमारे बिजनेस को जो ऑन पेपर है उसको रियलिटी में लाना है। तो सबसे पहली चीज जो है, मेक योर बिजनेस लीगल। इसको मैं एकदम ऊपर ऊपर से टच करूंगी, जो लीगल एस्पेक्ट है मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। फॉर दैट आई थिंक अ बिजनेस शुड ऑलवेज कंसल्ट अ लॉयर। मतलब हर चीज के लिए मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि आप एक एक्सपर्ट को कंसल्ट करिए। बट एकदम सिंपल भाषा में अगर एक्सप्लेन करना है, 4 टाइप के लीगल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं अपने कंट्री में, इंडिया में। पहला है सोल प्रोप्राइटर, जो सोल बिजनेस ओनर है। जैसे मेरी ये जो कंपनी है स्किलअप, मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, मैं अकेली हूँ। कल जाके अगर मैंने कुछ चेक दिया और वो चेक को अगर ऑनर नहीं हुआ तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी, बिकॉज आई एम द ओनली सोल प्रोप्राइटर ऑफ माई बिजनेस। सो लायबिलिटी 100% आ जाती है। तो मैंने किसी भी दिन कोई लोन लिया, किसी को कुछ प्रॉमिस किया, कुछ डिलीवर नहीं किया, तो उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। मैं और मेरी कंपनी एक है, दोनों अलग अलग नहीं है। सेकेंड आता है पार्टनरशिप। तो क्योंकि मैंने कल भी जैसे बोला कि कई बार अकेला शायद नहीं पर्सन करेगा, वो सोचेगा कि 2-3 लोगों को लूं ताकि सबकी स्ट्रेंथ्स को एक साथ मिला के हम काम करें। तो उस केस में अगर 2 से 10 पार्टनर्स है तो हम एक पार्टनरशिप फर्म ओपन कर सकते हैं। अगेन 100% लायबिलिटी। अगर आपने कोई लोन लिया है या कुछ भी आउटस्टैंडिंग है, कोई प्रॉमिस किया है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी हर एक पार्टनर पे इक्वली आएगी इस केस में भी। तो यू आर लायबल फॉर एनी आउटस्टैंडिंग, फॉर एनी लोन विच इज नॉट पेड। वो सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी, आप और आपका फर्म एक है। तीसरी आती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो जो हम लायबिलिटी की बात कर रहे थे, वो वर्ड यहाँ पे आ जाता है लिमिटेड लायबिलिटी। सो जो अगर मैंने कभी जाके लोन लिया, तो मैंने मेरी कंपनी के नाम पे लोन लिया, और अगर कल जाके मैं वो लोन चुकता नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस केस में लायबिलिटी मेरे पर्सनल नाम पे नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने मेरे नाम पे एक घर लेके रखा है और मैं लोन चुकता नहीं कर पाई, तो बैंक ये नहीं बोलेगी कि आके आप अपना घर बेचो और मुझे पैसा दो। दिस इज लिमिटेड लायबिलिटी। रादर मेरी कंपनी के जो भी एसेट्स है, सो मेरी जो दुकान है, मेरे जो इक्विपमेंट्स है, वो सारी चीज आर लायबल। मेरी कंपनी अगर कल जाके कोई लोन चुकता नहीं कर पा रही है, तो उस केस में बैंक अपना पैसा वसूलेगी, ये सारी चीजों को बेच के, उस शॉप को बेच के, सारे इक्विपमेंट्स को बेच के। तो दिस इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जनरली ये चीज अच्छी है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। बट पार्टनरशिप वर्सेस लिमिटेड लायबिलिटी में ऑब्वियसली यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम होता है। एनुअल जो लीगल एस्पेक्ट है या अकाउंटिंग एस्पेक्ट है वो काफी कम होता है, बहुत इजी होता है। बट लिमिटेड लायबिलिटी में वो सारी डॉक्यूमेंटेशन, जो प्रोसेसेस है, जो गवर्नमेंट रेगुलेशन है, लीगल एस्पेक्ट है, वो काफी सारे बढ़ जाते हैं। एंड फिर आता है प्राइवेट लिमिटेड। सो वंस आई थिंक आपका बिजनेस काफी बड़ा हो गया है, उसके बाद में आई एम श्योर आपका सीए खुद ही बोल देगा कि हमें एक प्राइवेट लिमिटेड बनानी चाहिए। या अगर आपका इनिशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपेक्स रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा है, तो आपका लॉयर या आपका सीए आपको शुरू से ही रेकमेंड करेगा कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड खोलो। इसमें 1 से 50 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। अगेन लिमिटेड है तो लायबिलिटी आपकी लिमिटेड रहेगी। एंड जनरली आगे जाके आप अगर कोई नए इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करना चाहते हैं, जिनसे आप पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कराना चाहते हो, तो उसके लिए ये चीज फायदेमंद है। तब जाके आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलोगे। तो एकदम बेसिक क्रूड फॉर्मेट में मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो ये 4 टाइप ऑफ पार्टनरशिप है। अगर आप एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो,
So maybe sole proprietary and partnership is for you, आपके लिए वो है. बट अगर आपका बड़ा बिजनेस होगा, एक आप फैसिलिटी सेटअप कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हो, तो शायद आपका लिमिटेड लायबिलिटी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना ज्यादा बेहतर होगा. इसके अलावा और अगर जो भी लीगल लाइसेंसेस है, तो जैसे फूड के लिए FSSAI होता है, परमिट्स है, सो अगर कोई लिकर शॉप वगैरह ओपन करा है, सो लिकर लाइसेंस, लिकर परमिट, बाकी के जो भी हेल्थ इंस्पेक्शन वाले सर्टिफिकेट्स एंड परमिट्स होते हैं, वो सारी चीजें भी अब आपको प्रोसेस इनिशिएट करना पड़ेगा. दिस इज द स्टेज जब, बिकॉज नाउ यू हैव डिसाइडेड कि मुझे मेरा बिजनेस बनाना है, तो ये सारी लीगल एस्पेक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे. ओके, यस मैडम, यस. एंड देन फिर अब आपने आपके बिजनेस का लीगल एस्पेक्ट देख लिया है, तो अब आपको पैसे की भी जरूरत है, बिकॉज आप खुद से अगर सारा पैसा डालते हो तो दैट इज कॉल्ड एज बूटस्ट्रैपिंग, जो सबसे बेस्ट है. बट कई बार ऐसे होता है कि हम शायद सारा का सारा पैसा नहीं जुटा पाए, तो उस केस में सबसे पहला जो आई थिंक विकल्प हमारे दिमाग में आता है वो है बैंक्स. बैंक्स को ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, जो आपका बिजनेस प्लान है उसके साथ साथ वो देखेंगे कि आपके पास क्या एसेट्स है, क्योंकि वो आपको लोन यूं ही नहीं दे देंगे. आपका देखेंगे कि अगर आप कल जाके लोन चुकता नहीं कर पाए तो वो अपने लोन की भरपाई कैसे करेंगे. तो थोड़ा एक ड्यू डिलिजेंस जिसे कहते हैं, वो सारी चीजें बैंक्स करेगी. सो अपने नॉर्मल IDBI, एक्सिस बैंक, HDFC, वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं. उसके साथ साथ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी आ चुके हैं, NBFCs जो कहते हैं. तो मे बी मुथूट गोल्ड वगैरह, ये जो छोटे छोटे कंपनीज है, वो सारे इक्विटास वगैरह, ये सारे NBFCs आ जाते हैं. यहाँ पे इनका प्रोसेस थोड़ा और लीनियंट होता है. तो कई बार जहाँ पे बैंक्स आपको पैसा नहीं दे रही, या तो वो बोल रही कि आपको शायद अगर 50 लाख चाहिए तो हम लोग 30 लाख ही दे सकते हैं, उस केस में थोड़ा लीनियंट जो होती है वो NBFCs होती है, क्योंकि ज्यादा रूरल आउटरीच भी इनका रहता है. बट इनका इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा रहता है, क्योंकि वो ज्यादा रिस्क ले रही है, इसलिए वो आपसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करेगी एज कंपेयर टू बैंक्स. सो बैंक्स एक ऑप्शन है, NBFCs एक ऑप्शन है. आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई थिंक एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जो हमें हमेशा एक्सप्लोर करना चाहिए, बिकॉज इनको आपके बारे में पता है, क्योंकि इनको आप पे ट्रस्ट है. एंड गिवन आपने आज तक जो आपका रेप्यूटेशन बनाया है, उस हिसाब से आई एम प्रिटी श्योर कि टू स्टार्ट विथ आपके पेरेंट्स, आपके चाचा चाची, आपके कजिन्स, ये लोग भी कई बार आपको कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करेंगे. सो डोंट हेजिटेट, अपनी आइडियाज हमेशा नए नए लोगों के साथ शेयर करो. एंड देखो कि वो मे बी एज अ पार्टनर अगर इन्वॉल्व होना चाहते हैं, या जस्ट एज एन इन्वेस्टर अगर आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. एंड पर्सनल लोन इज समथिंग जो मैं जनरली कभी सजेस्ट नहीं करती, पर कई बार कैसा होता है कि बिजनेस में आपको एक सडन रिक्वायरमेंट आ गई, मे बी आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया एंड आपको वो क्विकली उस चीज को आपको फुलफिल करके देना है, एंड वो टाइम पे अगर ये तीनों कभी काम नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में आप पर्सनल लोन को एज अ ऑप्शन देख सकते हो. नॉट जनरली रेकमेंडेड, बिकॉज इसका इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता है. पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट जनरली 13%, 15% रहता है, जो आपके बिजनेस के लिए काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा. बट अगर आपको कभी शॉर्ट टर्म फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, मे बी आपको 1 महीने के लिए ही कुछ फंड चाहिए, तो उस केस में आप इसको भी एक ऑप्शन करके देख सकते हो. दिस इज व्हाट इज माय सजेशन. So this is about funding the business. So यहाँ पे भी अगर कोई डाउट्स नहीं है तो हम आगे जाते हैं. Yes, madam. Go ahead. Okay. ठीक है. तो अब आपने आपके बिजनेस का फंडिंग का देख लिया, आपने लीगल एस्पेक्ट देख लिए. So now it is time to make other things concrete. तो जैसे हमने जो बोला था कि बिजनेस नेम हम लोग ने जो बिजनेस प्लान में भी डाला था, अब फाइनली उसको आप एक लीगल तरीके से उसको इनकॉर्पोरेट कर लो, उसको आप लीगली रजिस्टर करा दो. अपने नेम प्लेट जैसा जो भी आपके बिजनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बनाना है, वो सारी चीजें अब आप कर सकते हो. आपका लोकेशन, तो जैसे मैंने बोला था कि इन केस अगर आप एक केमिस्ट का स्टोर या कुछ सोच रहे हो, तो आपने कुछ तो सोचा होगा कि यहाँ पे एक दुकान खाली दिख रही है, यहाँ पे काफी क्राउड आता है,
तो वो जो आपका लोकेशन फाइनलाइज करने की स्टेज आ गई है, वो अब आ गई है। वेबसाइट के केस में जो आपका डिजिटल प्रेजेंस अगर है, तो जो होममेड कुकी स्टोर था, उस केस में उसने सोचा कि मुझे तो फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए, मैं तो डिजिटली प्रेजेंट रहूंगी। तो आपका डोमेन नेम रजिस्टर कराना, आपकी वेबसाइट बनवाना, ये सारे प्रोसेस अब आप शुरू कर देंगे। उसके साथ साथ हु विल बी योर टीम मेंबर्स। तो अगर आपको कीपर चाहिए, अगर आपको कोई अकाउंट्स मैनेज करने वाला चाहिए, अगर आपको कोई सेल्स टीम के लिए कोई पर्सन चाहिए जो शॉप टू शॉप जाके आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, दिस इज नाउ द टाइम जब आप अपने टीम को बनाना शुरू करें, आप उनको इंटरव्यू करना शुरू करें, आप उनके स्ट्रेंथ समझो, आपकी जो स्ट्रेंथ्स है उनको वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो आपके जो स्ट्रेंथ्स अगर उनमें भी सेम स्ट्रेंथ है तो मे बी उतना यूजफुल नहीं है, बट आपके जो वीकनेस है अगर उसको वो वहां पे फुलफिल कर रहे, कॉम्प्लीमेंट कर रहे, जो आप में कमी है उसको अगर वो पूरा कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इस टाइप के हमें टीम मेंबर्स ढूंढने हैं, ताकि टुगेदर हम पूरे एकदम संपूर्ण हो जाए, हम सारे सर्वगुण संपन्न टीम हो जाए, उस टाइप से हम हो जाए। ऐसी हमारी कोशिश रहनी चाहिए जब भी हम कोई टीम मेंबर ढूंढ रहे हैं। एंड उसके साथ साथ आपके बिजनेस कार्ड को बनाना। सो नो मैटर व्हाट योर बिजनेस इज, आई थिंक अब इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस हो गए, विस्टा प्रिंट और सारे डिजिटली, हम जहाँ पे सिर्फ अगर 100 विजिटिंग कार्ड्स भी प्रिंट कराना है तो हम हमारे पास अब वो ऑप्शन है। पहले वरना होता था कि दुकान में जाके 500 तो मिनिमम प्रिंट कराने, और अपने को लगता था कि हमको सच में शायद 500 विजिटिंग कार्ड्स की जरूरत है कि नहीं, बट अब आप मिनिमम 100 भी प्रिंट करा सकते हो। सो दिस इज रिक्वेस्ट सारे बिजनेस ओनर्स को कि प्लीज अपने विजिटिंग कार्ड्स हमेशा रखो। वो बहुत फॉर्मल लगता है, बहुत प्रोफेशनल लगता है, एक अलग ही इंप्रेशन जमाता है। तो इवन दो अगर आपका एक मेडिकल स्टोर भी या केमिस्ट ड्रगिस्ट भी आप स्टोर ओपन करने का सोच रहे हो, उसमें भी अगर आपका एक विजिटिंग कार्ड अगर रहेगा तो वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जमाता है, एक बहुत प्रोफेशनल लुक देता है। इट सेपरेट्स यू फ्रॉम द रेस्ट, कि बाकी कोई शायद नहीं देता, एंड बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 200 रुपए का 300 रुपए का कुछ इन्वेस्टमेंट होगा, बट एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है। सो विजिटिंग कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स हमेशा होने चाहिए। अदर मार्केटिंग कोलैटरल, सो अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जो आप किराना स्टोर में जाके सेल करोगे, तो उस केस में मे बी आपको एक पैम्फलेट बनाना है, एक ब्रोशर बनाना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, या अगर आपको सिर्फ अपना वेबसाइट पे ही प्रेजेंस रखना है तो आप एक डिजिटल ब्रोशर पीडीएफ फॉर्म में भी बनवा के अपलोड करा सकते हो। सो दीज आर द थिंग्स जो अब आपको आपके बिजनेस के बारे में फाइनली उसको एक रूप देना है, उसको एक फिजिकल फॉर्म देना है, ताकि नाउ योर बिजनेस इज गेटिंग एक्टिवेटेड, आपको भी फिर उसका एक एक्साइटमेंट आएगा, एंड दिस इज हाउ यू गो अबाउट विद इट। सो इससे हमारा प्रोजेक्ट फाइनलाइजेशन स्टेज कंप्लीट होता है। अभी भी अगर कोई डाउट्स नहीं है तो मैं फिर एग्जीक्यूशन पे जाती हूँ। ओके ओके मैडम। सो अब हमने हमारे प्रोजेक्ट का फाइनलाइजेशन भी कर दिया। अब हमने जो टीम मेंबर्स थे, लीगल एस्पेक्ट था, सारी चीज कंप्लीट कर दी। नाउ वी आर रेडी टू गो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस बिजनेस ओनर्स जो आज ये बातें सुन रहे हैं, आपने ये 4 स्टेप्स अगर कर ली, सो यू आर गुड टू गो, यू आर रेडी टू लॉन्च योर बिजनेस। एंड उसके लिए एक और चीज मैं जो हमेशा रेकमेंड करती हूँ बिजनेस ओनर्स को, कि अपने बिजनेस को हमेशा हमेशा लीन रखिए। तो जो मैंने, अगर आप लोग को ध्यान है, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में भी बोला था, फिक्स्ड कॉस्ट आप जितना कम रखोगे, इनिशियल आपका ओवरहेड कम रहेगा, आपका हेडेक कम रहेगा, कि कल जाके अगर मेरा बिजनेस शायद अगर नहीं चला तो वो सारे जो आपने एक्सपेंस किए थे, जो चीजें खरीदी थी, वो सारी वेस्ट हो जाएगी, वो आपको एक बर्डन नहीं रहेगा। तो मेक योर बिजनेस लीन। में मेरा पहला चीज है, हमेशा इन्वेंट्री लीन रखो टू स्टार्ट विथ। जब भी आप आपका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इन्वेंट्री लीन रखो। तो इन्वेंट्री भी हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमको कितनी रखनी चाहिए? इट डिपेंड्स ऑन द लीड टाइम, यानी मुझे सप्लायर से अपने तक माल पहुंचने में कितना टाइम लगता है, उसके बेसिस पे आपको आपकी इन्वेंट्री डिसाइड करनी है। तो इन्वेंट्री में भी अगर आपने जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया है तो 1 हफ्ते की रख के देखो,
फिर आपको लग रहा है कि अरे 2 दिन में ही माल सारा खत्म हो गया और अगर नेक्स्ट माल आने को 1 महीना लगेगा, तो इन दैट केस 1 हफ्ते की इन्वेंट्री रखना सेंसिबल नहीं है, आपको 1 महीने की इन्वेंट्री रखनी चाहिए। Request the participant to mute, please. सखी मुजड़े। ओके, सो लीन इन्वेंट्री वही होती है। तो आपको आपका लीड टाइम देखना है। लीड टाइम मैंने आपको सप्लायर से आप तक कब तक माल मिल रहा है। तो अगर आपको 1 महीने में मिल रहा है और आप बोल रहे हो कि मैं 1 हफ्ते की इन्वेंट्री रखूंगा, तो ये एक प्रैक्टिकल चीज नहीं है। फिर आपको 1 महीने की इन्वेंट्री रखनी चाहिए, क्योंकि आपका जब भी माल खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट आपको लॉट मिलने के लिए एक पूरा महीना लगेगा। तो आप आपके बिजनेस को शुरू करके बीच में तो रोक नहीं सकते, क्योंकि इसके बाद आपने जो भी इतनी मेहनत की, मार्केटिंग से लोगों को बुलाया आपके तरफ, और फिर आप बोलोगे सॉरी हमारे पास तो वो प्रोडक्ट ही नहीं है, तो इससे कस्टमर्स डिसअपॉइंट हो जाएंगे और शायद दोबारा आपके पास आएंगे ही नहीं। तो इनिशियली आपको थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर कर करके देखना पड़ेगा, बट जहां तक जितना पॉसिबल है आपकी इन्वेंट्री लीन रखो। बहुत सारा 2-2, 3-3 महीने का राशन सामग्री ये सारी भर के नहीं रखनी है हमें। ओके, सेकंड है हायर पार्ट टाइमर्स या फ्रीलांसर्स। तो कल जो हमने वो नींबू पानी के स्टॉल में भी डिस्कस किया कि मैंने देखा कि 6 से 8 बजे में बहुत ज्यादा लोग आते हैं, तो मैंने एक पार्ट टाइम सिर्फ 2 घंटे के लिए एक आदमी को हायर किया, इंस्टेड ऑफ पूरा दिन एक आदमी को हायर करो, क्योंकि फिर वो पूरा दिन क्या काम करेगा। पूरा दिन तो इतने लोग ही नहीं है, इतने कस्टमर्स ही नहीं आते। 6 से 8 के बीच में ज्यादा लोग आते हैं, तो मैं वहां पे एक्स्ट्रा लोगों को हायर करूँ। तो जनरली आप देखेंगे तो आइसक्रीम पार्लर्स ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। वो लोग शाम को 6 से 9 या 6 से 10 के बीच में जब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, तब वो लोग 1-2 लोग एक्स्ट्रा रखते हैं और उनको आवरली बेसिस पे 3 घंटे के हिसाब से ही पगार देते हैं। तो अगर आपके बिजनेस में कस्टमर्स का इनफ्लो जो है बहुत ऐसा अनइवन है, कोई टाइम पे बहुत ज्यादा लोग अगर आते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे आप पार्ट टाइमर्स को हायर कर सकते हो। तीसरा चीज आ जाता है रेंट आउट रिसोर्सेस। तो जहां तक पॉसिबल है इनिशियली आपका बिजनेस के ऊपर जब तक आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, रेंट आउट कर लो। तो आजकल टेबल कुर्सी भी रेंट पे मिल जाती है, आजकल बहुत सारी चीजें रेंट पे मिल जाती है। सो इवन लाइक रेंटो मोजो और ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे आपको आपका फर्नीचर रेंट पे मिल जाएगा। कई जगह पे आपको शायद आपके अप्लायंसेस भी रेंट पे मिल जाए। सो जहां तक पॉसिबल है आप एक बार ये ऑप्शन एक्सप्लोर करो, क्या इससे आपके बिजनेस नीड्स अगर मीट हो जा रहे हैं, आपके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जा रहे हैं विदाउट हैम्परिंग द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, तो डेफिनेटली आपको रेंट आउट करना चाहिए। मैं उस केस में रेंट आउट नहीं बोलूंगी कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैंने रेंट किया, बट फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मिक्सी या एक अवन को रेंट किया, बट वो अवन का टेम्परेचर ही सही नहीं आ रहा, और मैं तो बिजनेस ही है बेकरी का, कुकीज बनाने का। अगर वो अवन का टेम्परेचर ही सही नहीं आ रहा तो आपकी कुकीज अच्छे से बनेगी नहीं, तो आपका प्रोडक्ट तो पूरा ठप हो गया। तो इसलिए हमें क्लेवरली ऐसी चीजें रेंट आउट करनी है जो एक्स्ट्रा की चीजें हैं, जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रही, जिसके कारण उसकी क्वालिटी अफेक्ट नहीं हो रही। तो वो सारी चीजों को हम अब रेंट आउट कर सकते हैं। इससे हम हमारे फिक्स्ड कॉस्ट को रिड्यूस करके हमने जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट था उसको हमने रिड्यूस करके मंथली बेसिस पे कवर कर लिया। तो इसलिए रेंट आउट। फिर आता है मंथली सब्सक्रिप्शन बिफोर कमिटिंग टू एनुअल सब्सक्रिप्शन। तो ये आई थिंक वैलिड है बहुत सारे सॉफ्टवेयर के लिए। तो कई बार टैली है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो एंटरप्राइज वर्जन है, हमको कई बार वो लोग ऐसा ऑफर देते हैं कि आप 3 साल का ले लो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। या ये जोहो और इस टाइप के जो एप्स है जिसके थ्रू आप अपनी इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो, तो उस केस में भी वो आपको ऐसा ऑफर देंगे कि आप 5 साल के लिए हमारे सब्सक्रिप्शन को एनरोल कर लो तो आपको बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा सजेशन ये है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस, आप इनिशियली मंथली क्वार्टरली से शुरू करो। देखो आपको ये सॉफ्टवेयर वगैरह जम रहे हैं या नहीं, आपके बिजनेस को सच में इससे फायदा हो रहा है या नहीं। वंस यू आर कंफर्टेबल, वंस योर बिजनेस इज बूमिंग, तब आप डेफिनेटली आगे जाके इसके लमसम सब्सक्रिप्शंस को कर लो।
ताकि आप आगे जाके कॉस्ट में सेविंग करो। बट इनिशियली जब आप ट्रायल एंड एरर फेज में हो, जब आप अभी भी आपके बिजनेस को ट्वीक कर करके, अलग अलग चीजें मॉडिफाई कर करके बिजनेस को अभी भी आप सेट कर रहे हो, तब आप मंथली सब्सक्रिप्शन या क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन को जाए। अगेन इससे आपकी कॉस्ट कम होगी। एंड बाय सेकेंड हैंड या एक दो जनरेशन पुरानी चीजें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ऑफिस के लिए मुझे डेस्कटॉप चाहिए, तो एकदम लेटेस्ट क्वाड कोर वो सारे डेस्कटॉप की अगर जरूरत नहीं है, मे बी ड्यूअल कोर डेस्कटॉप से भी आपका काम हो जाता है, उसके सीपीयू से भी आपका काम हो जाता है, गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि आपके सेल्स टीम को मोबाइल आपको देना है, तो एकदम हाई फाई हाई एंड की जरूरत नहीं है। वो केस में भी आप देख सकते हो कि शायद कोई सेकेंड हैंड फोन, अगर उसको सिर्फ आपको फोन पे बात करने के लिए ही मोबाइल देना है, मे बी सेकेंड हैंड फोन भी उस केस में काम आ सकता है। तो रादर देन बाइंग अ न्यू फोन 10-15 हजार का, आपका काम शायद 5-7 हजार में ही हो जाए अगर आप सेकेंड हैंड फोन खरीद लो। तो इस तरीके से आप आपके बिजनेस को लीन बना सकते हो, आप आपका ओवरऑल जो कॉस्ट है उसको कम कर सकते हो, ताकि आप पे बर्डन इनिशियली कम हो और आप आपके बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सके, उस पे प्रॉफिट को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश कर सके, ब्रेक इवन को जल्दी से जल्दी अचीव कर सके। So this is about making your business lean. यहाँ पे किसी को कोई डाउट्स? ओके, ठीक है, ओके। एंड देन फिर फाइनल एग्जीक्यूशन के कुछ और स्टेप्स। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, आई थिंक जो लोग जिनने बहुत सारे बिजनेसेस, जो सीरियल एंटरप्रेन्योर है, 3-4 बिजनेसेस है और अब 5वां बिजनेस भी स्टार्ट किया, तब भी इस चीज को वो हमेशा अग्री करेंगे कि यू विल मेक मिस्टेक्स। मिस्टेक्स हमेशा ही होगी, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क इन्वॉल्व है। कई बार ऐसे रिस्क होंगे जिनको आपने कभी देखा नहीं, जिनके बारे में आपने सोचा नहीं, या इवन अगर सोचा उसके लिए सारी तैयारी की, पर फिर भी बात हाथ से निकल गई, चीज थोड़ी बिगड़ गई, तो उस केस में यू विल मेक मिस्टेक्स। डोंट गेट डिसहार्टेंड। उससे आपको आपका मूड अपसेट नहीं करना है कि यार बिजनेस तो मेरे बस की बात ही नहीं, उससे अच्छा तो मैं जॉब ही कर लेता हूँ। ये वाले फेज में मत चले जाना। आप देखो, परखो, वापस आपके बिजनेस प्लान पे जाओ कि मैंने क्या क्या चीजें सोची थी। कुछ चीजें ऊपर नीचे तो डेफिनेटली होगी, लाइफ में भी होती है, बिजनेस में भी होगी। तो ऊपर नीचे जो हो रही है, योर बिजनेस प्लान का जो डॉक्यूमेंट था, दैट इज योर बाइबल। वो आपका मार्गदर्शन दिखाने वाली आपकी पुस्तक है। तो आप वापस से उस पे जाओ, आप देखो कि मैंने वो टाइम पे जब बिजनेस शुरू करने का सोचा था, तब मैंने क्या सोचा था, कैसे सोचा था, क्यों सोचा था। आज अगर ये प्रॉब्लम आई, ओके ठीक है, इसको मैं किस तरीके से बेटर इम्प्रूव कर सकूं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। सेल्फ मोटिवेशन इज अ गुड क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, जो आपको हमेशा याद रखना है। सो यू विल मेक मिस्टेक्स, कीप ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस। तो चीजें गलत होती है, ठीक है, उससे बुरा लगता है, बट उसके साथ साथ क्या क्या चीजें सही हुई वो भी आप उसको हमेशा ट्रैक करो, ताकि आपको सिर्फ ऐसे नहीं लगे कि मुझसे सिर्फ गलतियां हुई है या मैं एक फेलियर हूँ। आपने जो चीजें अच्छी की है इस बिजनेस में फर्स्ट कस्टमर कैसे लाया, ये सारी चीजें जब आप लिख के रखोगे, इन चीजों को जब आप याद करोगे, तो जब ये डाउन वाले मोमेंट्स आते हैं तब आपको वो हेल्प करेगी। सेकेंड है डेवलप फोरकास्ट। तो आप इनिशियली जब अपना बिजनेस बनाओगे, पहला महीना आप देखोगे कि सेल में भी 100 रुपए का हुआ, दूसरा महीना 150 रुपए का हुआ, तीसरा महीना शायद 120 रुपए का हुआ। तो ऐसे करके आपको धीरे धीरे समझेगा कि 120 रुपए का 150 जाने के बाद 120 कम क्यों हुआ। शायद हो सकता है कि लोगों की छुट्टियां चल रही थी, हो सकता है कि बहुत बारिश हो रही थी, लोग घर से बाहर ही नहीं निकले, या बहुत गर्मी थी और आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो ठंडी के लिए ज्यादा यूजफुल है। सो देर आर मल्टीपल रीजंस बिकॉज ऑफ विच आपका प्रोडक्ट का सेल अफेक्ट हो सकता है। एंड उस हिसाब से आपको आपका एक फोरकास्ट डेवलप करना है कि मुझे लग रहा है कि शायद हर महीने 100 रुपए का तो मिनिमम मेरा सेल होने ही वाला है। इस फोरकास्ट से आप आपका इन्वेंट्री प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि अगर 100 रुपए का मैं आइटम बेच रहा हूँ, तो वो 100 रुपए की आइटम बेचने के लिए मुझे शायद 60 रुपीज की इन्वेंट्री लगी थी।
तो आप 60 रुपीज की इन्वेंट्री फिर हर महीने आप खरीद के रख सकते हो। करेंगे आपकी सेल्स प्लानिंग के लिए। तो अगर हर महीने 100 हो रहा था और किसी महीने 80 पे चले गया, तो फिर आप आपकी सेल्स टीम को बोलोगे कि 80 क्यों हुआ, यानी किसी ने या तो थोड़ी ढील छोड़ दी, या तो कोई जो दुकान आपका प्रोडक्ट खरीदता था वो दुकान ने आपका प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया। So there are multiple reasons and now this is how you investigate into the situation. इस तरीके से आप अगर कुछ डिफरेंस देख रहे हो आपके फोरकास्ट वर्सेस एक्चुअल सेल्स में, तो नाउ इज द टाइम जब आप इन्वेस्टिगेट करो कि ये कम क्यों हुआ सेल। तो मे बी हो सकता है आपकी सेल्स टीम इफेक्टिव नहीं थी, सामने वाले ने आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदा, किसी का किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया, बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स आर नॉट सपोर्टिंग, बहुत बारिश हो गई, कर्फ्यू लग गया, ये सारे रीजंस हो सकते हैं। सो ऑलवेज ऑलवेज डेवलप फोरकास्ट ताकि आप अगले महीने अगले क्वार्टर की प्लानिंग कर सको, बिकॉज बिजनेस में आपको आगे 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 का सोचते रहना। तीसरी चीज है मंथली रिव्यूज। तो ये चीज जो मैंने पिछले इसमें भी कवर कर ली कि आप मंथली बेसिस पे आपका कितना रिसोर्सेस यूज हुए, सो आपका कितना माल इन्वेंट्री यूज हुआ, आपने कितने का सेल्स किया, आपकी कितनी बिजली खर्चा हुई। तो हर चीज का अगर आप एक मंथली बेसिस पे ट्रैक करोगे तो किसी दिन जाके ना कभी कोई गलत हरकत कर पाएगा। सो जो कई बार हमें लगता है कि हमारा कोई स्टाफ हमसे चीटिंग तो नहीं करेगा या कोई हमारे अकाउंट्स में फेरबदल तो नहीं कर देगा, ये जो कई बार जो हमारे मन के डर है ये भी एकदम क्लियर हो जाएंगे क्योंकि आप मंथली आपके बिजनेस को रिव्यू कर रहे हो। एंड मंथली रिव्यू करना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन दो आपने अकाउंटेंट्स हायर किए सब कुछ किया है, बट दिस इज योर बिजनेस, इसमें आपने आपका जी जान डाला है, इसमें आपने आपका पैसा डाला है। तो इट इज 100% योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना। बाकी के जो अकाउंटेंट्स है वो आपकी हेल्प के लिए है, वो आपको टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए है, बट अल्टीमेटली एक जो बिजनेस साउंडनेस व्यू पॉइंट से है वो आपको ही करना है, तभी आपका बिजनेस आपके कंट्रोल में रहेगा। एंड फाइनल चीज है गेट हेल्प। तो यू कैन नॉट नो एवरीथिंग, कई बार आप अलग चीजों में अगर अटक जाते हो, आपका सेल्स नहीं हो रहा या ये दुकान वाला आपका प्रोडक्ट नहीं रख रहा, पहले रख रहा था और अब आपने भी कोशिश कर ली, आपकी सेल्स टीम ने भी कोशिश कर ली और वो मान नहीं रहा। इन दैट केस इट्स ऑलवेज बेटर कि आप दूसरे लोगों से हेल्प लो, जो आपको लगता है आपके मेंटोर है, जो आपके बड़े हैं, उनको पूछो, या कोई सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में अगर है तो उनसे पूछो कि कोई अगर इस तरीके का रेजिस्टेंस दिखाता है मैं किस तरीके से उनको कन्विंस कर सकता हूँ, या मुझे अगर मेरा नए ज्योग्राफी में मार्केट खोलना है, फॉर एग्जाम्पल आज मैं सिर्फ बॉम्बे में प्रेजेंट हूँ, कल जाके मुझे पुणे में मेरी शॉप खोलनी है, तो मैं किस तरीके से करूँ। आप कॉन्स्टेंटली आपका नेटवर्क बढ़ाते रहोगे, नए लोगों से चीजें पूछते रहोगे, एडवाइस लेते रहोगे, तो उससे आपका भी जो नॉलेज है, आपका जो डोमेन अंडरस्टैंडिंग है वो सारा बढ़ते रहेगा, and you will become a better entrepreneur, you will become a better business owner. So ये एग्जीक्यूशन के ऊपर है। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? ओके ओके ठीक है। सो ये एक कोटेशन है वॉल्ट डिज्नी का जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आई थिंक ये हर किसी के लिए हर स्टेज में रेलेवेंट है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस डाल रहे हो, कुछ भी क्यों ना हो, हमको ड्रीम करना चाहिए। ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। सो कभी भी छोटा नहीं सोचना है, कभी भी बड़ा सोचने से डरना नहीं है। ड्रीम बिग एंड यू विल बी एबल टू अचीव इट, बिकॉज अगर आपको खुद पे बिलीफ है, आई एम प्रिटी श्योर कि अपने आप वो चीजें अलाइन हो जाती है, अपने आप आपको बराबर से वो हेल्प मिल जाएगी। तो एज स्टूडेंट्स भी आपको अगर बिजनेस डालना है एंड आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं, मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं, तो मैं बिजनेस कैसे करूँ, डोंट वरी। आई थिंक आपको बस आपकी आइडिया दिमाग में लानी है, आपको उस चीज पे काम करना शुरू करना है, आपको वो आइडिया बड़े लोगों से डिस्कस करनी है, अपने आप राह खुलते जाती है, अपने आप
नए नए कनेक्शंस जुड़ते जाएंगे, वो राह बनते जाएगी एंड आपकी जो ड्रीम थी वो फुलफिल हो ही जाएगी। मैंने आज तक जितने भी लोगों को देखा है, जिनने भी एकदम तहे दिल से अपने पे बिलीफ रखा है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने की एक ड्राइव रखी, एक चाह रखी, एक आग है उनके अंदर, उनने 100% उस चीज को फुलफिल किया। एंड टू द सीनियर मेंबर्स जो आज यहाँ प्रेजेंट है, अगर आप लोग को भी लग रहा है कि मे बी वो ट्रेन स्टेशन को छोड़ गई है, अब शायद अब वो टाइम चले गया, सो इट इज नॉट लाइक दैट। एनी टाइम दैट यू डिसाइड कि मुझे ये चीज करनी है, द टाइम इज ऑलवेज राइट। इट इज जस्ट कि आपको उस चीज के लिए कन्विंस होना है, आपको उस चीज के लिए पहली पहल करनी है, उस चीज को एक सीमेंट करके अपने दिमाग में रखना है कि नहीं, ये चीज मुझे करनी है, मुझे अपनी कंसल्टेंसी खोलनी है, या मुझे एक छोटा सा ये बिजनेस भी स्टार्ट करना है। जो भी आपके दिमाग में है, आई थिंक ये वॉल्ट डिज्नी का जो कोटेशन है, ये हर जगह हर किसी के लिए बहुत बहुत वैलिड है। एंड फाइनली जो हम पहले के सेशंस में भी देखते हैं अबाउट द कॉमन मिस्टेक्स, तो एंटरप्रेन्योर्स जो मैंने नोटिस किया है, दिस इज अगेन माय ऑब्जर्वेशन, मेरे जितने पार्टिसिपेंट्स रहे हैं एंड अदरवाइज, these are the 5 common mistakes which I have noticed. You are spending too much. Initially ही आपने एडवर्टाइजमेंट में, आपने मार्केटिंग में, आपने आपके प्रोडक्ट लॉन्च के लिए या आपने आपकी मशीनरी खरीदने के लिए एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट मशीनरी खरीदी, सुपर ओवन खरीदा, एकदम ब्यूटीफुल अति आपने इंटीरियर पे स्पेंड कर दिया। तो स्पेंडिंग टू मच के कारण आपका फिक्स्ड कॉस्ट शुरू में ही बहुत बढ़ गया, और हमको जैसा पिछले सेशन में हमने ग्राफ देखा था, आपका फिक्स्ड कॉस्ट अगर बढ़ गया तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट और आगे चला जाएगा, तो आपको और ज्यादा यूनिट्स बेचने पड़ेंगे आपका पहला पैसा कमाने के लिए। तो आप अगर बहुत ज्यादा शुरू में ही स्पेंड कर दोगे तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक बजट बनाओ कि अगर मेरा बिजनेस का टोटल रिक्वायरमेंट इतना है, यू कंपेयर अगेंस्ट अदर बिजनेसेस। तो इसलिए हमेशा दूसरों से बात करना बहुत जरूरी है, एक नेटवर्क से बात करना बहुत जरूरी है, वेयर यू आर आस्किंग कि अगर मुझे इस टाइप का एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो रफली कितना पैसा लगना चाहिए। तो कोई अगर बोल रहा है 2 लाख लगना चाहिए, आपको 2.5 लाख लगे, इट्स ओके, बट अगर 2 लाख लगना चाहिए और आपको 4 लाख लग रहे हैं, तो समवेयर यू आर नॉट डूइंग थिंग्स राइट, क्योंकि 4 लाख लगना नहीं चाहिए। 4 लाख लगने के लिए आपको डबल दी अमाउंट बेचनी भी पड़ेगी, जिसके कारण जो आप 3 महीने में अगर फर्स्ट प्रॉफिट कमा सकते थे, अब शायद आपको 7-8 महीने लग जाएंगे प्रॉफिट कमाने के लिए। सो स्पेंडिंग टू मच एक बहुत बहुत बड़ी गलती हो जाती है। देन रॉन्ग सैलरी फॉर योरसेल्फ, जो मैं डे 1 से बोल रही हूँ, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, आप काम कर रहे हो प्रॉफिट के लिए। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने आप को कुछ सैलरी देते ही नहीं। मैंने टीम मेंबर्स को सैलरी दी, मेरा बिजली भाड़ा, सामान खरीदने का खर्चा, इन्वेंट्री का एक्सपेंस, ये सारे अकाउंट कर लिए, बट आई एम नॉट गिविंग एनी मनी टू माई सेल्फ, आई एम नॉट गिविंग एनी सैलरी टू माई सेल्फ। तो फिर आपके लिए मोटिवेशन क्या रहेगा? आप सोचोगे कि नहीं, जिस दिन प्रॉफिट कमाना शुरू करेंगे उस दिन से मैं पहला पैसा कमाना शुरू करूँ। मे बी दैट इज राइट, बट अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट इज 1 ईयर फ्रॉम नाउ, क्या आप 1 साल पूरा काम कर सकते हो बिना कोई सैलरी के? बिकॉज आपके खुद के भी एक्सपेंसेस है, आपके खुद के भी घर पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो मे बी दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। तो छोटा ही सही, खुद के लिए हमेशा एक सैलरी आप डिटरमाइन करें। ऑफकोर्स जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, कीप इट एज अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू। तो अगर मेरा सेल हो रहा है मंथली 50,000, तो उसका मैंने रखा 10%, 5,000 फॉर एग्जाम्पल। तो इस हिसाब से आपको एक परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो कल जाके जब आपका अपने आप 2 लाख रुपए हो रहा है, तो आपकी सैलरी 20,000 रुपए महीने की हो जाती है। तो परसेंटेज ऑफ सेल करके आप, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू करके आप इसको कर सकते हो। सो ऑलवेज गिव अ सैलरी फॉर योरसेल्फ। एंड इसका ये मतलब भी नहीं है कि आपका अगर सेल 50,000 का हो रहा है और आप अपने आप को 20,000 की सैलरी दे रहे हो, बिकॉज आप फिर खुद ही आपके बिजनेस में जो पैसा डालना चाहिए दोबारा आपको नया मटेरियल खरीदने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए, उसके बदले में आप खुद को ही सारा पैसा दे रहे हो, तो फिर आपका बिजनेस वापस ठप हो जाएगा। तो एकदम प्रैक्टिकली सोचिए
बहुत कम भी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं, एक मिड लेवल वाली सैलरी खुद को असाइन करनी है। फिर थर्ड आती है नॉट सेटिंग अटेनेबल गोल्स। तो आई थिंक गोल सेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर केस में वैलिड है, एंड इवन इन केस ऑफ बिजनेसेस आपने आपके लिए जो गोल सेट किए हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए एंड टाइम बाउंड होने चाहिए। तो अगर आपने सेट किया है कि मुझे महीने का 2 लाख का सेल करना है, पर कब तक करना है, अगर आपने उसको एक टाइमलाइन ही नहीं दी तो फिर वो फालतू हो गया वो गोल। सिमिलरली मुझे महीने का 2 लाख का सेल करना है पर तीसरे महीने में करना है, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। अगर आपका शुरुआत में 10,000 का सेल होगा, मे बी अगले महीने 30,000 का सेल होगा, तीसरे महीने कोई चांस ही नहीं कि आपका 2 लाख का सेल हो जाए अगर आपका प्रोडक्ट इज फॉर द मासेस एंड इकोनॉमिकल प्रोडक्ट। तो बहुत रियलिस्टिक और अटेनेबल काइंड ऑफ गोल्स हमें रखने हैं। फोर्थ थिंग इज नॉट थिंकिंग अबाउट मार्केटिंग एट ऑल। तो कई बार लोग सोचते हैं अरे मार्केटिंग इज एन एक्सपेंस, मैं क्यों इस चीज पे खर्चा करूं, इससे अच्छा मैं मेरे स्टोर में इन्वेस्ट करूं, इससे अच्छा मैं अपने बिजनेस में ही ज्यादा मशीनरी को बहुत अच्छी खरीदूं। बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। मार्केटिंग का आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा, बी इट इन फॉर्म ऑफ डिस्काउंट्स। यस, डिस्काउंट देना भी एक तरीके का मार्केटिंग है। फर्स्ट ऑर्डर फ्री जो जोमेटो बोलता है, या 100 रुपीज ऑफ ऑन द फर्स्ट ऑर्डर, वो भी एक किस्म की मार्केटिंग ही है। तो मार्केटिंग में आपको डेफिनेटली डेफिनेटली इन्वेस्ट करना है, और हमने 3 तरीके ऑलरेडी देख लिए हैं किस तरीके से आप आपका मार्केटिंग का बजट असाइन कर सकते हो। फाइनल थिंग इज थिंकिंग आई कैन डू इट ऑल। सो सुपरमैन को भी अकेले वो पूरी दुनिया नहीं बचा सकता। सो जो यंगस्टर्स जिनको पता है एवेंजर्स और ये सारा, सो आयरन मैन भी अकेले सारी चीजें नहीं कर सकता। अल्टीमेटली एवेंजर्स इसीलिए जरूरी है कि ये अकेला नहीं कर सकता, बिकॉज प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ जाती है, एंड आपकी स्ट्रेंथ हर फील्ड में हो ही नहीं सकती। यू कैन नॉट बी गुड एट एवरीथिंग। और इवन अगर आप सच में गुड भी है, तो आप अगर हर चीज करने जाओगे, एंड में जाके आप ही थक जाओगे, आप ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और आप ही आपकी एनर्जी लेवल्स एकदम डाउन हो जाएगी। तो जो आपका मोटिवेशन है, जो आपकी ड्राइव है कि हर दिन आप अपने बिजनेस पे जो एकदम खुश होके एकदम एनर्जेटिक होके जा रहे हो, बिकॉज आप अपने ऊपर अगर इतना लोड ले लोगे तो आप अपने बिजनेस में उतने अच्छे से मेंटली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। So never think that you can do it all, and always take help. Help can be in paid form. So आप कोई consultant hire कर रहे हो, किसी को part time रख रहे हो, या in form of any advices. So आप कोई mentor रख रहे हो, आप कोई बड़े लोगों से जाके बात कर रहे हो, आपके बिजनेस को डिस्कस कर रहे हो, अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हो, उनसे समझ रहे हो कि इस चीज को मैं बेटर किस तरीके से कर सकूं। तो ऑलवेज ऑलवेज टेक हेल्प। इससे सामने वाले को भी वैल्यूड फील होता है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरी कोई वैल्यू है, हाँ आई एम एबल टू हेल्प समवन आउट। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट आस्क फॉर हेल्प एंड यू विल गेट हेल्प। तो यहाँ पे मेरा सेशन ओवरऑल कंप्लीट होता है, एंड वी आर वेरी मच ऑन टाइम। सो दिस इज इट। एंड अभी भी अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे बताएं। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन रहा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। कोई स्टूडेंट को क्वेश्चन अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं सर। विचारा विचारा। मैडम प्रोडक्ट जो आपने कहा था 2 लाख रुपए सेल करना है मंथली, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वापस आप प्लीज रिपीट करेंगे? हाउ कैन वी डिसाइड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैम? स्पैन जो रहता है, आपने जैसा कहा कि 2 लाख रुपए पर मंथ, मींस इसके कुछ फॉर्मूला रहता है क्या? मींस कितने दिन तक हम लोग ये बेच सकते हैं इसको, प्रोडक्ट को? सो कितने दिन तक आप प्रोडक्ट को बेच सकते हो, वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपका क्या प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर टेक्नोलॉजी हम देखें, तो टेक्नोलॉजी तो हर 3 महीने में चेंज होती है। जो आप लेटेस्ट फोन आज खरीद रहे हो, 3 महीने बाद कोई नया फोन आ जाता है उसी प्राइस पे और लेटेस्ट हो जाता है। सो उस केस में
टेक्नोलॉजी एक एस्पेक्ट हो गया। सो अगर आप मुझे कुछ एग्जाम्पल दो तो मैं शायद और बेटर एक्सप्लेन कर सकूं, या इससे अगर आपको नहीं, आंसर। जैसे आपके इसमें पॉइंट में हम मेंशन कर सकते हैं क्या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोल के, क्योंकि साइकिल जो है प्रोडक्ट की हम जो बेच रहे हैं। आप बोल रहे हो बिजनेस प्लान में? हाँ हाँ मैम। ठीक है, आप डेफिनेटली उस चीज को ऐड कर सकते हो, बट अब आप मुझे एक चीज बताओ, जब आप बैंक के पास जा रहे हो ये डॉक्यूमेंट लेके कि मेरे बिजनेस का लाइफ स्पैन इतना है, तो आपको नहीं लगता कि नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक ये आपको पूछेगा कि इसके बाद आप क्या करोगे? डज दैट मीन कि 3 साल बाद अगर आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाएगा तो फिर आप आपका बिजनेस बंद कर दोगे? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें अवॉइड करना है। एंड आई थिंक more than putting it in a document, this is about introspection, कि जो मैंने कहा था कि businessman की most important, one of the important qualities is also vision, कि मैं next क्या करूं, next क्या करूं, next क्या करूं। जो मैंने कल भी वो अंदाज अपना अपना के सीन में भी जो वो डायलॉग थी कि मैं मुर्गियां खरीदूंगा, मुर्गी अंडे देगी, अंडों के ऑमलेट बनेंगे, वो ऑमलेट के लिए ब्रेड। तो समवेयर वो डाइवर्सिफाई कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मुर्गी की तो इतनी लाइफ है, अंडों की तो इतनी ही लाइफ है, तो इसके बाद कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो अंडों का फिर इसलिए वो ऑमलेट बना रहा है, बट इतने ऑमलेट के साथ उसको एक अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है कि अब मुझे उसके साथ एक ब्रेड भी है, क्योंकि अब मेरे पास इतना पैसा जनरेट होना शुरू हो जाएगा, तो अब उसको वापस मैं कोई नए बिजनेस में डालूं, तो इससे उसने फिर ब्रेड बनाए। तो सिमिलरली अगर हमारे भी कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, अब जैसे मुझे ऐसे कोई प्रोडक्ट शॉर्ट लाइफ स्पैन वाला। ओके, आई विल गिव वन एग्जांपल मैम। अगर मैंने 3 महीने के लिए एक प्रोडक्ट सेल करने के बारे में सोचा है, तो मैं जब लोन लेने जाऊंगा बैंक में, तो बैंक ये कंसीडर करती है क्या इसका लाइफ, यस, और बैंक इसका इतना ही डेफिनेटली लोन दे आपसे, सकते हैं हम लोग? हाँ, तो बैंक डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट के बारे में पूछेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हाँ आपका बिजनेस है होली के कलर्स का, ओके, तो जो बहुत ही सीजनल प्रोडक्ट है, और आप बोलोगे कि अभी हाँ मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और उस लोन के लिए जा रहे हो, तो डेफिनेटली बैंक को समझ में आता है कि ये एक सीजनल प्रोडक्ट है एंड होली के कलर्स अभी ही बनेंगे, जनवरी से बनना शुरू होंगे, क्योंकि मार्च में इनकी सेल होगी और अप्रैल के आगे तो ये बिकने ही नहीं वाले, अब सीधा नेक्स्ट अगले जनवरी में इसका मैन्युफैक्चरिंग फिर से शुरू होगा, है ना? तो उस केस में वर्किंग कैपिटल का आपको अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, तो वो एक वर्किंग कैपिटल लोन कहलाता है। जो केस में आपको मे बी 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए लोन चाहिए, तो उस केस में दिस इज नॉट अ नेगेटिव एस्पेक्ट जो आपके लिए हो जाएगा कि आपका तो बिजनेस एक छोटे लाइफ स्पैन वाला है, बिकॉज दिस इज नेचर ऑफ बिजनेस, वो उनको भी समझ रहा है। सो डोंट वरी, मतलब इस केस में ये नहीं होगा कि इस साल मैंने होली के कलर्स बनाए और अगले साल होली के कलर्स ही नहीं बनाऊंगा, तो आपका प्रोडक्ट इन टोटालिटी चेंज नहीं हो रहा। होली के कलर्स आप इस साल भी बना रहे हो, अगले साल भी बनाओगे, उसके अगले साल भी होली के कलर्स ही बनाओगे, तो योर नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट चेंजिंग। ऑल्सो आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बहुत शॉर्ट टर्म है। आप बोल रहे हो कि मुझे पैसा आज चाहिए और क्योंकि मेरा सेल 2 महीने में हो जाएगा, तो आज जनवरी में मुझे पैसा बैंक से चाहिए, और अप्रैल में जब मेरे सारे रिसीवेबल्स आ जाते हैं, जब मुझे मेरी सारी पार्टी से पैसा मिल जाएगा, तो अप्रैल मई तक मैं मेरे सारा पैसा चुकता कर दूंगा। तो बैंक इज ऑल्सो कंफर्टेबल कि उसने जो आपको लोन दिया, इट इज सीइंग कि हाँ उसका बिजनेस अफेक्ट नहीं होगा, उस लोन का रीपेमेंट हो जाएगा। सो आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और किसी को क्वेश्चन पूछना है? मैडम मुझे एक क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट पूछना है। जैसे कि हमारा एक्सपीरियंस है कि हमारे स्टूडेंट जब डिप्लोमा फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली वो एक रिटेल शॉप खोलने जाते हैं, तो उसमें आपका एक जो लास्ट स्लाइड जो था कॉमन मिस्टेक्स में, कि बच्चों को ऐसा लगता है कि पढ़ने के बाद मुझे सब कुछ आता है, आई कैन डू ऑल, ये एक जो कंसेप्ट माइंड में रहता है वो हिसाब से तो इमीडिएटली वो शॉप खोल देते हैं। तो हम बच्चों को ऐसा रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट दे शुड टेक सम ट्रेनिंग इन सिमिलर टाइप ऑफ द बिजनेस। तो उसका एक क्या मायने है
कि ये बच्चों को आप जरा बताइए कि जो बच्चा ट्रेनिंग करने के बाद बिजनेस करेगा सेम प्रोजेक्ट के ऊपर, और उसका क्या सक्सेस रेट रहेगा, और जो ट्रेनिंग नहीं करने के बाद चालू करता है इमीडिएटली कि ये लास्ट पॉइंट जो है थिंकिंग आई कैन डू, तो इसका जरा डिफरेंशिएट शॉर्ट में बताइए, क्योंकि इसमें सेकंड ईयर के बहुत सारे बच्चे हैं कि इसमें वो बच्चे इमीडिएटली बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सर ये जो ट्रेनिंग आप बोल रहे हो ये ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग है कि ऑन ग्राउंड रहती है मैडम, कि जो रिटेल शॉप रहते हैं ना, बिजनेस होलसेल शॉप में ट्रेनिंग कंपलसरी रहता है, वो स्टूडेंट वो सीरियसली नहीं करते हैं। ओके ओके, ठीक है, समझ गया। सो टू ऑल द स्टूडेंट्स जो ये सुन रहे हैं ना, सर ने आई थिंक एक बहुत बड़ी मिस्टेक होने से आप लोग को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सर है, जो आपका कॉलेज है, जो ये पूरा करिकुलम है, तो एक चीज आप समझिए कि ये जो इंटर्नशिप या एज अ पार्ट टाइम आप जब कोई स्टोर में काम कर रहे हो, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एक बिजनेस को भाप लो, आप समझ लो कि ओवरऑल बिजनेस रन कैसे होता है। तो जब कभी आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एक रिटेल स्टोर में काम करो या उनको ऑब्जर्व करो, तो आपको उनका कैसा पहले तो समझ जाता है मर्चेंडाइजिंग, यानी वो आइटम्स कैसे रख रहे हैं, तो आपको आपकी दुकान में किस तरीके से रखना है, क्योंकि एक केमिस्ट की दुकान में इतने टाइप की हजारों दवाइयां होती है, तो कुछ लोग उसको ABCD करके ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ लोग का अलग तरीका होता है उसको ऑर्गेनाइज करने का। तो ये चीज आप अगर बारीकी से नोटिस करो, एंड दिस विल कम ओनली इफ यू शो इंटरेस्ट। तो आप जो भी दुकान वाले के साथ ये इंटर्नशिप अगर कर रहे हो, आप उनको क्वेश्चंस पूछो कि अपने को कैसे समझ में आता है। ये जो आपका हेल्पर है, मैंने अगर बोला कि मुझे सिनारिस्ट चाहिए, तो उसको कैसे पता कि सिनारिस्ट उधर है, और कल जाके कोई नया ये हेल्पर जो है ये तो कल चले जाएगा, कोई नया इसके बदले में आएगा, तो उसको आप कैसे सिखाते हो। तो ये सारी जो चीजें हैं कैसे ऑर्गेनाइज करना है, या तो अगर हो सकता है कि करंटली कोई दुकान में ऑर्गेनाइज है ही नहीं, बस मुझे पता है कि ये इधर रखी होती है, ये इधर रखी होती है, तो नाउ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि जब मैं मेरी दुकान खोलूं तो मैं उसको ABCD करके ऑर्गेनाइज करूं, ताकि कल जाके अगर मैं दुकान पे नहीं भी बैठा हूं और कोई नया बंदा भी अगर आके दुकान पे बैठा है और उसको मैंने बोला सिनारिस्ट, तो उसको पता है S के डब्बे में जाके दवाई को ढूंढना है। तो इस टाइप की छोटी छोटी चीजें होती है। सेकेंड चीज, आई थिंक इस एक्सपीरियंस से जो मेन और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन्वेंट्री प्लानिंग। इन्वेंट्री में आपका पैसा लग रहा है एज अ बिजनेस ओनर, एंड जो मैंने आपको पहले भी बोला कि लीन रखो आपके सिस्टम को, तो उतना आपके लिए अच्छा होगा और आप जल्दी ब्रेक इवन तक पहुंचोगे, और आपको मोटिवेशन बहुत ही अलग लेवल पे हो जाएगा। यू विल फील सो मोटिवेटेड कि मेरे दूसरे जो दोस्त लोग हैं उनको 2 साल लग गए पहला पैसा कमाने में और मैंने 7 महीने में कर लिया। आई थिंक ये एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा आपको ये प्रोसेस को समझ के। एंड दिस ट्रेनिंग जो आपको एक रिटेल स्टोर में मिल रही है, दिस इज द प्लेस जहां पे आप जितनी गलतियां करना चाहते हैं कर लो, ताकि अपने बिजनेस में जहां पे आप अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद का टाइम डाल रहे हो, वहां पे वो गलतियां रिपीट नहीं करो। इसी में समझदारी है। तो जो हम लोग इवन स्कूल एंड कॉलेजेस में हम लोग जो यूनिट टेस्ट होती है वो क्यों होती है, ताकि आप फाइनल एग्जाम में यहाँ पे जो गलतियां थी उनसे सीखो और फाइनल में आप वो रिपीट नहीं करो और वहां पे अच्छे मार्क्स कमाओ। सिमिलरली ये जो इंटर्नशिप्स होती है कॉलेज के थ्रू, दिस इज नथिंग बट एन अपॉर्चुनिटी कि आप रियल लाइफ बिजनेस को समझो, ताकि कल जाके जब आप अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पैसे का आप जलाओ नहीं, उस पैसे को आप बर्बाद नहीं करो, एंड जल्द से जल्द आप 1 रुपए का 2 रुपए करो। तो जहां पे भी जो भी कॉलेजेस में ये फैसिलिटी ऑफर कर रहे हैं, की जा रही है, आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, एंड यू हैव टू मेक फुल यूज ऑफ इट, क्योंकि आपको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है एंड हम सबको पता है, आई थिंक सब लोग ये चीज को अग्री करेंगे कि थियोरी एंड प्रैक्टिकल लाइफ आर वेरी डिफरेंट। आज मैं थियोरी में जो ये सारे कॉमन मिस्टेक्स बोल रही हूँ, शायद आप आपके बिजनेस में कोई नई ही मिस्टेक करो। सो प्रैक्टिकल लाइफ में जो मिस्टेक्स होते हैं वो आप अगर किसी और के थ्रू सीख लो या समझ लो, तो आप अपने हाथ नहीं जलाओगे, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
गुड मैडम, थैंक यू, करेक्ट। तो और किसी को कुछ क्वेश्चन, कुछ क्वेरी है? सर एक क्वेश्चन। यस सर, पैन कार्ड का शॉप है। हेलो। हाँ, पैन कार्ड का शॉप है। हाँ मैडम, पैन कार्ड का ऑफिस है और उसके साथ साथ कंप्यूटर के एक्सेसरीज भी है मैडम। ओके। तो मैं उसे और कैसे डेवलप करूंगा मैडम? और कैसे डेवलप करो? तो आप उसमें नया प्रोडक्ट कुछ डालना चाहते हो, यानी क्या आप सोच रहे हो? और डेवलप करो यानी आप एक की दो दुकानें भी कर सकते हो। तो आप अगर आज आपके गांव में है, आप आजू बाजू के गांव में दुकान खोलोगे, वो भी उस चीज को डेवलप करना हुआ। दूसरे तरीके से आप उसको डेवलप करना ये भी बोल सकते हो कि कोई कस्टमर अगर आके आज कंप्यूटर एक्सेसरी ले रहा है या पैन कार्ड के लिए आ रहा है, तो शायद मोबाइल का रिचार्ज भी उसके साथ साथ कराने के अगर आपने वो चीज रख दी, तो पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। पर आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हो, ये शायद मैं ऐसे आपको एक सॉल्यूशन नहीं दे सकती। मैं आपको अलग अलग विकल्प दे सकती हूँ कि आप एक नई दुकान डाल सकते हो, आप आपके इसमें मोबाइल रिचार्ज का डाल सकते हो, या तो जो छोटे मोटे नाश्ते की चीजें होती है वो भी आप साथ में रख सकते हो। अब गर्मी आ रही है तो कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, आई थिंक ये सारी चीजें, एक छोटा सा बस आपको फ्रिज लगेगा, क्योंकि पैन कार्ड वो डॉक्यूमेंटेशन लोग दे रहे हैं, तो और बाहर गर्मी इतनी रहती है, तो छाछ लस्सी आप आपके एक छोटे से फ्रिज में रख सकते हो। और उसके साथ साथ में भी छोटे 5 रुपए के 10 रुपए के चिप्स के पैकेट। तो पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। आपको अभी देखना है कि कस्टमर जो आता है वो क्या क्या चीज खरीदने के मूड में रहता है। आई थिंक कोई अगर ये चीजें लेने आ रहा है तो शायद 5, 10, 15, 20 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा कर सकता है। तो मे बी पेन, स्टेशनरी, नोटबुक, ये सारी चीजें आप एक्स्ट्रा रख सकते हो। बट ये सारी चीजें आपको थोड़ा ट्राई करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैं जैसे बोल रही हूँ कि आप कोल्ड ड्रिंक का ट्राई कर सकते हो, तो आपको ये नहीं करना है कि कल जाके आप जाके एक फ्रिज खरीद के आ गए हो, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मे बी आप किसी दिन किसी से भाड़े पे फ्रिज लेके आओ, एक हफ्ता रख के देखो। अगर आपको लग रहा है कि लोग आके खरीद रहे हैं और मेरा जो बिजली का खर्चा है, मेरा जो फ्रिज के रेंट का खर्चा है वो निकल रहा है, तो इसमें आप आपका बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हो। सिमिलरली मैंने जो चिप्स का बोला, ठीक है, चिप्स का आप किराने की दुकान से ही उसको बोल के लेके आओ कि मैं 20 चिप्स के पैकेट लेके जा रहा हूँ, तो 10 रुपए के बदले में मुझे 9 रुपए में दे। वो डेफिनेटली आपको 7 रुपए में नहीं देगा, क्योंकि आप बल्क में नहीं खरीद रहे हो, बट शायद 9.5 रुपए में देगा, 8 आना या जो भी। थोड़ा आपको इनिशियली मार्जिन कम होगा, बट इस तरीके से आप अपना मार्केट को टेस्ट करो कि क्या सामने जो मेरा कस्टमर आ रहा है वो इनमें से कुछ चीज खरीद रहा है या नहीं। इसके पहले कि आप पूरा 10,000 रुपए या 5,000 रुपए उसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप मे बी 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके देखो कि कोई कुछ खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, और उस हिसाब से आप प्लान करो। करेक्ट मैडम। थैंक यू। एडिशन करना चाहूंगा कि कौन सा भी जो बिजनेस अपन स्टार्ट करते हैं, क्यों करने के पहले जो फर्स्ट डे में जब मैडम ने प्रेजेंटेशन दिया था आइडिया, तो जो आइडिया अपन क्रिएट करते हैं, तो वो आइडिया कैसी क्रिएट होती है, तो पहले अपन आँख खोल के डिफरेंट मार्केट में, सोसाइटी में घूमना चाहिए, बहुत जगह पे विजिट करना चाहिए, और वो अपन को कौन सा टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे, वो अपन मार्केट से ही लर्न करना है। ये एक ऑप्शन है। दूसरा, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं वही सिमिलर टाइप के बिजनेस में एक्सपीरियंस लेना है, कि एक आपका जैसा सिमिलर बिजनेस है वैसी शॉप में जाके आप बिजनेस एक्सपीरियंस ले लो 6 महीने का, कि उसमें कौन से वो इन्वेंट्री रखता है सेल के लिए, और डिफरेंट रखना है। तो फिर वो मार्केट में जाके ऑब्जर्वेशन करो कि उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं, कि लोग कौन से दुकान में विजिट कर रहे हैं, क्या परचेस कर रहे हैं, क्या कॉस्ट है, ये सब करके, ये इसका एक लंबा टाइम लगने वाला प्रोसेस है। जितना अच्छा आप जितना अच्छा ये इसमें स्टडी करोगे, उसमें इतना ही ज्यादा परसेंटेज सक्सेस का है। बराबर है ना मैडम? बिल्कुल सही। ओके, तो मेरे ख्याल से अभी कोई क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन अगर होगा तो लास्ट ले लेंगे।
हेलो जी बेचारा। हाँ मैडम, मेरा एक सवाल है मैडम। हाँ बोलिए। मैडम वो चैट बॉक्स में डाला है मैंने। एक मिनट, हाँ मैं चैट बॉक्स देखती हूँ। मैडम, I have a question. मैडम, सपोज इफ इन फ्यूचर मैंने एक मेडिकल शॉप ओपन किया तो ड्यू टू सम रीजन उसका सेल डिक्रीज हुआ, तो उसका सेल कैसे इंक्रीज करना चाहिए? ओके कैसे इंक्रीज करना चाहिए? देखो, सबसे पहले मैं बोलूंगी कि मेडिकल स्टोर कहाँ पे है वो भी बहुत मायने रखता है, लोकेशन। अगर आपका मेडिकल स्टोर कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे ज्यादा लोग आते ही नहीं, तो आपका मेडिकल स्टोर का सेल कम ही रहेगा। ओके, टू स्टार्ट विथ, अगर शुरुआत में ही लोग आते ही नहीं है उधर, वो एरिया में पहुंचता ही नहीं कोई, तो उसका सेल डेफिनेटली कम रहेगा। बट अगर आप मुझे बोल रहे हो कि मेरा बिजनेस पहले से है, मेरा सेल पहले भी अच्छा था, अब जाके कम हो गया है, तो इस केस में आपको सोचना है कि क्या चेंज हुआ है। हो सकता है आपका स्टाफ जो है बहुत टाइम लगा रहा है, हो सकता है कि वो जल्दी कोई दवाई मांगने के लिए आया है पर उसको 10-10 मिनट रुकना पड़ रहा है, या जब लोग आते हैं तब आपका शटर बंद रहता है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके। हो सकता है कि कोई पास में ही एक दुकान वाला है जो डिस्काउंट दे रहा है। तो ये सारे रीजंस, मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस बता सकती हूँ कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। आपको अब जाके देखना है कि आपका बिजनेस कौन से स्टेज में है, एंड अगर सेल पहले अच्छे से चल रहा था और अब कम हुआ, तो अब क्या चेंज हुआ है। या तो आपके दुकान के अंदर कुछ चेंज हुआ है, स्टाफ अच्छे से बात नहीं कर रहा, स्टाफ बहुत ढीला हो गया है, धीरे धीरे दवाइयां दे रहा है, बहुत टाइम लगा रहा है, या तो आसपास कोई नई दुकान आ गई है जो ज्यादा अच्छी सर्विस दे रही है, जो ज्यादा डिस्काउंट दे रही है, या आपके पास वो दवाइयां अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए लोग सोचते हैं यार इसके पास 3 दवाई लेने जाओ, 2 तो अवेलेबल ही नहीं होती, सिर्फ एक ही मिलती है, उससे अच्छा ये बाजू की दुकान में हमेशा तीनों होती है। तो ये सारी चीजें अब आपको देखनी है कि आपके केस में क्या रीजन है। तो इसको अगेन आपको डीप वाई 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 वो क्वेश्चंस पूछ के आपको समझना है। तो आई थिंक इसके लिए आपको आपकी दुकान में बैठना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 हफ्ता बैठ के आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। शायद आपके कोई अगर कॉमनली लोग आते हैं उनको पूछना पड़ेगा कि क्या हुआ काका, बहुत दिन से आप आए नहीं, तो शायद उनसे आपको कोई रीजन समझ में आए। तो जितना आप जानने की कोशिश करोगे, जितने आप जिज्ञासु रहोगे, द मोर यू वांट टू नो, द मोर यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उतने अच्छे से प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और जल्दी हो जाएगी। सो आई होप इससे आपका सॉल्व हो गया है। ओके मैडम। सर आप म्यूट हैं। ओके, सो थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। लास्ट 3 days यू आर गिवन वेरी वंडरफुल, इतना ब्यूटीफुल सेशन हो गए कि इसमें बहुत सारे नए नए पहलू हमको मालूम हो गए, और हमारे बच्चों को भी मालूम हो गए कि बिजनेस में कैसा हम सक्सेस कर सकते हैं, मिस्टेक कैसे अवॉइड कर सकते हैं, सो मेनी थिंग्स। और ये हमारा रिकॉर्डेड वीडियो भी है, ये हम बच्चों को शेयर करेंगे, और आई थिंक ऑल आर वेरी सेटिस्फाइड। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आप मुझे बार बार ये चांस दे रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपको, आपके बच्चों को वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ। एंड आई रियली होप कि आज के सेशन के बाद काफी सारे बच्चे ऐसे हो जो आगे जाके अपना बिजनेस डालने की सोचे, बिकॉज सच में बिजनेस खुद का डाल लिया ना, उतना सेटिस्फैक्शन आपको कोई चीज में नहीं मिलेगा, एंड यू विल फील कि आप अपने बिजनेस के कंट्रोल में हैं। एंड जैसे कि सर ने कहा कि जब आपको ऑप्शन मिल रहा है, या जब भी आपको चांस मिल रहा है कि आप किसी और के इसमें जाके वो चीज को एक एक्सपीरियंस ले सको, उस चीज को समझ सको, आई थिंक आपको हमेशा वो चीज करनी चाहिए अपना बिजनेस सेटअप करने से पहले, ताकि आपका पैसा कम बर्बाद हो।
देखो मिस्टेक्स होने ही वाली है जब आप बिजनेस डालोगे, आप कितना भी सीख लोगे मिस्टेक्स होने वाली है, पर फिर भी एटलीस्ट 2-3 महीने आप समझ के लो कि बिजनेस कैसे चलता है, कैसे काम करना है, क्योंकि अभी आप यंग हो, फर्स्ट स्टूडेंट्स खासतौर से अभी आप यंग हो, आपको ये दुनियादारी अगर मैं बोलूँ तो कुछ चीजें ऐसी होती है लोगों से कैसे बात करनी है, या अपने सप्लायर से किस तरीके से बात करनी है। आपकी दुकान है पर वो भी एक बिजनेसमैन है जो सप्लायर है, तो आप अगर अकड़ के उनसे बात करोगे तो कोई आपको भाव नहीं देगा और कोई आपके साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखेगा। तो ये सारी चीजें धीरे 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 जितना आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे आपको ये समझेगी। कई बार हमको डर लगता है कि ये सप्लायर है, ये तो बाप रे कितना बड़े हैं, हम कैसे करेंगे, पर फिर उस केस में आपको अपने आप को हमेशा एज इक्वल समझना है कि मैं उसको बिजनेस दे रहा हूँ, वो मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो मैं दब के नहीं हूँ। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस ही आएगी। एंड जैसे सर ने कहा, आपको जितना पॉसिबल आप एक्सपीरियंस पहले लो और खुद का डेफिनेटली बिजनेस सेटअप करो, एंड आई एम श्योर आप बहुत अच्छा करोगे सारे बच्चे। थैंक यू मैडम। आप अक्सर प्रेजेंटेशन इंग्लिश में देते हैं और हमारे बच्चों के लिए इंग्लिश हिंदी यूज़ किए, और हिंदी इतनी ब्यूटीफुल थी, इतनी सुंदर मीठी हिंदी, इतने सुंदर सुंदर शब्द उसमें थे, तो हमको भी बहुत इंटरेस्ट आ गया और प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था। और आपके हिंदी के वजह से ही अपनी प्रेजेंटी जो है पार्टिसिपेशन नंबर वो कांस्टेंट है अराउंड 90 to 100। तो ये प्रूव करता है कि ये लेक्चर्स जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा हुआ है, एंड ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड। देखेंगे आगे और फ्यूचर में क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए, विथ योर हेल्प वो जो भी है पॉसिबल हम करेंगे। बिल्कुल सर। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओके मैडम, ओके ले लेते हैं आज की फोटो। यस मैडम। सारे लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज कैमरास ऑन कर लो। प्रेजेंटेशन एक पहले मेरी वाली सेल्फी। आगे सब एक मिनट, हाँ एक और बार। ओके स्माइल। ओके अगेन थैंक यू सर, एंड थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। मुझे भी बहुत मजा आया एंड आई होप आपके जितने भी क्वेश्चन थे सॉल्व किए, एंड hope to see you all again soon. डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच। Okay, चलो। थैंक यू, बाय बाय बाय। थैंक यू मैम। सेम चेयर है। काय क्वेश्चन है कांबळे? मुक्ताबाई रिकॉर्डिंग